जी, हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जो ख़ास तौर पे नेपाल के अंदर है। जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं बालन साहब, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। वो उन्होंने बोला जी कि देयर इज़ ए क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन। बाद में उनके फ़ॉरेन ऑफ़िस ने कहा नहीं, देयर इज़ ए क्रॉस बॉर्डर होल्डिंग सो ऑन एंड लाइक दिस। आप क्या समझते हैं कि थोड़ा अरसा पहले इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जाना चाहते थे, तो बालन शाह ने कहा मैं नहीं मिलूँगा, वो चीज़ वहीं रह गई। अभी वो चाइना और इंडिया को कह रहे हैं कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? और सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा है हम ब्रिटानिया को इन्वॉल्व करने वाले हैं। इंडिया तो थर्ड पार्टी को नहीं आने देता किसी बायलैटरल में, ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान देखा जाए। तो क्या आपको लगता है इंटरनेशनलाइज़ कर रहे हैं वो इश्यू को, या व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आपके माइंडसेट में क्या चीज़ें हैं जो बालन शाह ये सारी बातें कर रहा है और जो सिचुएशन पैदा की है उन्होंने? खमर साहब लगता है कि पूरा साउथ एशिया आजकल टर्मोइल में है। अफगानिस्तान में कल वो डील बन गई मिलिट्री, अब नेपाल उचक रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के लिए इट्स ए बिग प्रॉब्लम बिकॉज दिस कांट बी बायलैटरल, बिकॉज बरतानिया को अगर ना भी मिला है इट्स ट्राइलैटरल। क्योंकि ये शिकायत जो शाह ने की है, ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने, ये शिकायत सिर्फ इंडिया से नहीं है, इंडिया और चाइना दोनों से है। सो व्हाट इज़ बेसिकली हैपनिंग के इंडिया का एक रिलीजियस इलाका है तिब्बत में, जो मानसरोवर कहते हैं, कैलाश वगैरह। तो वहाँ बहुत सारे हिंदू पिलग्रिम्स जाते हैं। तो ये जब इंडिया और चाइना के बीच में जो ताल्लुकात टेंशन बढ़ गए थे गलवान के बाद से, शायद ये पैसेज रुक गया था। तो अभी जो नॉर्मलाइजेशन की कोशिश की जा रही है, तो उन नॉर्मलाइजेशन की कोशिश में एक कहना चाहिए एक स्टेप फॉरवर्ड जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, उसमें ये हुआ कि मानसरोवर के लिए जो पैसेज था वो दोनों तरफ से खुल गया है। तो आप अब लोग जा सकते हैं मानसरोवर। तो अगर आप देखें यहाँ पर, आप माउंट कैलाश जो नज़र आ रहा है आपको, ये चाइना में है। तो अब ये मानसरोवर और ये माउंट कैलाश और ये लेक मानसरोवर वगैरह, दे हैव टू गो थ्रू ये इलाका जो लीपू लेक पास जो दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ मैं उंगली हिला रहा हूँ। तो ये काला पानी इलाका, तो यहाँ से जाएंगे जो भी जाएंगे पिलग्रिम्स। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे। ये नारायण आश्रम से होते हुए दे विल गो देयर, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं वहाँ जाने के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सुना कि हज़ारों लोग जाते हैं यहाँ पर उनको रिलीजियस रीजंस के लिए। तो अब जब ये अग्रीमेंट हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, तो नेपाल बीच में बोला कि भाई आप हमारी टेरिटरी से जा रहे हैं। तो अगर आप जो पहला वाला है, अगर वो स्लाइड दिखा दें तो मैं पब्लिक को बता देता हूँ कि ये क्या रहे हैं। तो अब इसमें देखिए आप, ये जो नेपाल है, ये जो उत्तराखंड का इलाका है, दैट इज़ द एरिया दैट कवर्स। तो फिलवक्त ये सारा का सारा इलाका इंडिया और चाइना के पास है, नेपाल के पास कुछ भी नहीं है। ये सारा लिपू लेक ले लें, या काला पानी की नदी है, या काला पानी जो एरिया ये क्लेम करना चाह रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ अंडर उत्तराखंड के इलाके में है। इट इज़ अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और था पहले भी था, अभी भी है। लेकिन नेपाल कर रहा है कि ये हम इसको क्लेम कर रहे हैं। अगर आपको तीसरी स्लाइड बताए तो मैं सबको क्लैरिफाई हो जाएगा। ये हाँ, तो ये देखिए आप, ये काला पानी इलाका है और ये लिपू लेक है। तो ये जो इलाका है, दिस इज़ व्हाट नेपाल इज़ क्लेमिंग, और ये पूरा का पूरा इलाका इज़ अंडर इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन टेरिटरी है। तो अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ से भारतवासी इस इलाके में से अगर चाइना जाएंगे तो आप हमारे मुल्क में से जा रहे हैं, एंड वी आर ऑब्जेक्टिंग टू इट। और ये जो अग्रीमेंट है, जो इंडिया का बॉर्डर वाज डिसाइडेड इन 1816 की बात है। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया। सोचिए आप, 1816। तो ये जो नेपाल का बॉर्डर है, नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था, उसके बेसिस पर है। लेकिन दोनों पार्टीज उसी को बेसिस मानते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया भी वही मानता है, नेपाल भी वही मानता है, लेकिन इंडिया का इंटरप्रिटेशन है कि ये सारा ज़मीन हमारे इलाके में है, हमारे पास होनी चाहिए।
और देखिए रियल एस्टेट में तो कहते हैं ना 90% ओनरशिप इज पोजेशन तो ये है इंडिया के पोजेशन में। तो नेपाल ऐसी सूरत में तो नहीं है कि वो जंग करके ले। व्हाट ओनली नेपाल कैन डू इज क्रिएट डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट इंडिया के लिए। और चाइना के लिए इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि चाइना इज नॉट दैट अफेक्टेड, क्योंकि चाइना के पास ये टेरिटरी नहीं है, ये इंडिया के पास टेरिटरी है। तो चाइना इज जस्ट गोइंग टू स्टैंड देयर, एंजॉय करेगा वो। मुझे लगता है कि ये गड़बड़ नेपाल कर रहा है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये नेपाल को ना चाइनीज़ ने इंसेंटिवाइज किया कि आप ज़रा बॉर्डर को डिस्टर्ब करें। सो दिस इज़ ए सीरियस इशू। अब बरतानिया वेदर ब्रिटेन विल वांट टू गेट इन्वॉल्व और नॉट, बिकॉज ब्रिटेन एज ए कंट्री वाज नॉट इन्वॉल्व। 1857 के बाद तो क्वीन विक्टोरिया, वो जो बरतान की गवर्नमेंट है, वो उससे पहले तो जो सारा का सारा मामला तो कॉर्पोरेट सेक्टर का था ना। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज हैंडलिंग दिस इशू। तो आई डोंट थिंक ब्रिटेन विल कम। बट इंडिया का जो चक्कर है, इंडिया से हर चीज बायलैटरल करना चाहते हैं। दे सेड दे आर, इंडिया इज विलिंग टू सिट डाउन विद नेपाल एंड रिजॉल्व दिस इशू। और मुझे लगता है कि कुछ कंसेशंस मांग रहा होगा नेपाल। जमीन तो उसको मिलने से रही है। आई एम नॉट श्योर, इंडिया इज नॉट गोइंग टू गिव एनी लैंड टू नेपाल टू रिजॉल्व दिस इशू। हाँ, ये है कि इट कैन बिकम ए बिग प्रॉब्लम अगर यूएन को जाता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके ये पेश करता है, वहाँ पे ब्रिटेन, और ब्रिटेन क्या पोजीशन लेता है, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। अगर ब्रिटेन कहता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड दिस इन दिस मैटर, ईस्ट इंडिया कंपनी तो शायद अब पता नहीं है भी नहीं, मेरे ख्याल से है शायद अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी, बट इट इज़ नॉट इन दैट पोजीशन के वो आके नेगोशिएट करे इनके साथ, यू नो। तो आई हैव ए फीलिंग कि पता नहीं नेपाल या तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं अपनी, हालांकि इलेक्शन तो बहुत दूर है, लाइक व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू, या ही इज ट्राइंग टू गेट सम कंसेशंस फ्रॉम चाइना एंड इंडिया और फ्रॉम बोथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको कुछ चाहिए इंडिया से, चाइना से, और इसलिए ये गन मचा रहे हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, ये जिस तरह वो प्रेसिडेंट मौजूद थे ना मालदीव्स वाले, उसने आके बड़ा गन मचाया, ये कर देंगे वो कर देंगे। बाद में इंडियंस ने थोड़े पैसे पूसे उधर लगाए, वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट दिए, तो वो भी चुप कर गए। तो वो चले तो गए, फायदा तो हुआ था ना, लाइक उनका फिर चले मॉलिस गए, का फायदा हुआ। हाँ चले गए चाइना, फिर चले गए तुर्की। तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ जी अब क्या करें। उन्होंने इंडियंस को थोड़ा परेशान किया। मुझे याद है जयशंकर जाके 4 दिन बैठे रहे थे मालदीव्स के अंदर कि मैं अब ये भी प्रोजेक्ट को अनाउंसमेंट करने लगा हूँ। तो इनको थोड़ा, तो मुझे लगता है कि पालन शाह क्योंकि अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है, स्टैब्लिशमेंट को वहाँ पे हरा के आया है, तो उसने सोचा होगा जरा लोगों को ऑप्टिक्स तो क्रिएट करूँ ना, कि जनाब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन लार्जली नेपाल की तो इकोनॉमी डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर, जो अभी तक एज वी नो। तो मैं जब इसको रिसर्च कर रहा था तो मुझे जो सबसे अच्छा लाइक इंटरेस्टिंग आर्टिकल नेपाल में जो था, काठमांडू का जो अखबार है उसमें नरेश कोइराला का आर्टिकल था, वो भी 2020 में, जो क्रिटिसाइज कर रहा था उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर को कि तुमने ये क्यों मान लिया इंडिया को कंसेशंस के खिलाफ। तो आई थिंक दिस इज नॉट एन इशू जस्ट लिमिटेड टू दिस चैप। ये पुराना इशू है। अगर आप जब लोग नरेंद्र मोदी की और शेख हसीना की बारे में जब बात करते थे तो वो कहते थे कि भाई बांग्लादेश इज़ द ओनली कंट्री जिसके साथ इंडिया वाज एबल टू रिजॉल्व ऑल इट्स बॉर्डर इश्यूज। देखिए, इंडिया हैज़ बॉर्डर इश्यूज विद ऑल नेबर्स, सारे नेबर्स के साथ, नेपाल के साथ भी है। तो उसमें जिक्र आता था कि नेपाल का भी इशू इज़ देयर, इट इज स्टिल अलाइव। और आजकल बड़ी अजीब टेंशन हो रहे हैं नेपाल के साथ। इट इज़ क्वाइट ऑड। देखिए, दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे मुल्क है विच आर हिंदू मेजॉरिटी, वो इंडिया और नेपाल है। 3 मुल्क हैं जहाँ पे प्लूरलिटी है। तो तीसरी मॉरिटानिया, हाँ नॉट मॉरिटानिया, क्या है वो, मॉलडीव भी नहीं, तीसरी जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं इंडिया के बहुत सारे, तो वो एक आइलैंड है अफ्रीका में। तो दैट इज़ द 3rd प्लेस जहाँ पे 30-40% हिंदू हैं। सो तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, एक जगह किसी ने कहा था
कि सीता की तारीफ़ की तो उस पर टेंशन हो गया था नेपाल में, क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि सीता वाज बोर्न इन नेपाल। फिर इंडिया की डॉटर कैसा कहते हैं आप, वो तो शी इज़ नेपालीज डॉटर, यू नो। तो तो वो सारी चीज़ें लेके नेपाल इंडिया के साथ पंगे लेते रहता है। आई फाइंड दैट क्वाइट फनी के मतलब हालांकि इंडिया ने काफ़ी प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, यू नो, नेपाल को। नेपालीज इंडिया की फ़ौज में काम करते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं, बॉर्डर्स खुला हुआ है। यहाँ पर मैं जानता हूँ डेलावेयर में जो नेपालीज हैं, अरे मैं उनकी टोपी भी पहनने वाला था आपके शो के लिए, नेपाली कैप भी दिया हुआ है मुझे, मैंने फंडरेजर के लिए गया था नेपाल में, एक अर्थक्वेक हुआ था जब। तो वो लोग बेंगलोर में, हैदराबाद में, मैं एक ऐसे नेपाली स्कॉलर से मिला हुआ हूँ जो हैदराबाद में मेरे स्कूल से, सेंट पॉल्स से पढ़ा हुआ है। ऐसे तुम हैदराबाद जाके पढ़े तो हाँ, इसे था बॉर्डर ओपन है। सो इंडिया गिव्स नेपाल इज ए लॉट ऑफ प्रिविलेजेस जो दूसरे मुल्क में नहीं मिलते। उसके बावजूद दे सीम टू बी फाइटिंग विथ इंडिया। तो आई फाइंड दैट थोड़ा ऑड। हाँ, वो जो तीसरी जगह मॉरिशस है जहाँ पे 40% प्लस मुस्लिम हिंदू। थोड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी, जरा मैं शंग्रीला डायलॉग की तरफ जाना चाहता हूँ कि जी, इंडियंस कहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 60% बढ़ गई है एक साल में, अब कुछ $4 अरब है। व्हाई डज इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड इन ग्लोबल एक्सपोर्ट, जबकि खुद वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं? जब उन्होंने पाकिस्तान से लड़ना है तो इंपोर्ट करना है, जब चाइना से लड़ना है तो इंपोर्ट करना है। नो इट्स लाइक दिस के वेपन्स एक्सपोर्ट्स करने से इट वर्क्स लाइक ए सब्सिडी। तो लेट अस से कि भाई आपको 10,000 ब्रह्मोस चाहिए और वो उसकी कीमत 1,000 पड़ रही है, लेकिन अगर आपको 5,000 का ऑर्डर मिल जाता है बाहर से, तो आप 10,000 के बजाय 15,000 बनाएंगे और उसकी फिक्स्ड कॉस्ट तो कम हो जाएगी ना। तो 1,000 के बजाय आपको 800 में शायद पड़े, तो आपकी जो डिफेंस है वो सब्सिडाइज हो जाती है, स्पेशली इफ़ यू नॉट सेलिंग द सेम क्वालिटी ब्रह्मोस। आई एम नॉट श्योर कि इंडिया इज़ गोइंग टू एक्सपोर्ट द सेम क्वालिटी ब्रह्मोस। अभी जो वियतनाम के साथ डील हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं, और इंडोनेशिया के साथ शायद फाइनलाइज हो जाएगी। प्लस जो दूसरे कंट्रीज़ है, कई ऐसे कंट्रीज़ है जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की फॉर देयर सिक्योरिटी के लिए, और फिर दे फाइंड के वही चीज़ अगर हम, वैसी ही चीज़ अगर अमेरिका से लेते हैं तो एक तो महंगी बहुत, सर्विसिंग की कॉस्ट बहुत, मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर फंस जाते हैं। अमेरिका के साथ अब एक दो बार चीज़ें ले लेना तो उसके बाद वो आप चुंगल में फंस जाते हैं उनके। इंडिया इज़ नॉट लाइक दैट। तो इंडिया इनको ब्रह्मोस बेच के खुश हो जाएगी। इंडिया ऑल्सो वांट्स टू लुक ऑल्सो कि भाई हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, खाली इंपोर्ट नहीं करते हथियार। वो तड़प गए ना, वो तेजाज की जो डील अर्जेंटीना के साथ ख़राब हो गई थी। इट वॉज क्वाइट इंसल्टिंग कि अर्जेंटीना चोज टू पे मोर मनी फॉर 40-year-old F-16 जिनकी 40 साल पुराने, नेदरलैंड्स बेसिकली जंग कर रहा था उनको, तो वो तेजस लेने के बजाय वो 40 साल पुराने F-16 खरीदा अर्जेंटीना ने नेदरलैंड से। तो जब दैट वाज द क्लोजेस्ट इंडिया केम टू एक्सपोर्टिंग तेजस, और तो दे वांट टू लुक लाइक ए वेपन्स प्रोड्यूसर। हालांकि अब इंडिया इज़ द बिगेस्ट वेपन्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया के साथ compete करते रहता है। सऊदी इकॉनमी इज़ नॉट डूइंग दैट वेल नाउ इट इज़। तो वो शायद उनके, और वो डिवर्सिफाई भी हो रहे हैं। देखिए, अगर आप अमेरिका से नहीं लड़ रहे हैं तो उतने पैसों में आपको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं अगर आप फ्रांस से या दूसरे कंट्रीज से लें। सो आई थिंक सऊदी अरेबियाज इम्पोर्ट बजट विल गो डाउन कंपेयर टू इंडिया। इंडिया इज़ ऑलरेडी द बिगेस्ट। जो दूसरे मुल्क हैं वो खुद अपने हथियार बनाते हैं ना, अमेरिका और चाइना तो इम्पोर्ट नहीं करते हथियार। तो जो थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट है दुनिया का, वो वेरी क्लोज है इंडिया और सऊदी अरेब, थर्ड फोर्थ की पोजीशन पे है। एंड दे आर द टू बिगेस्ट इम्पोर्टर्स ऑल्सो ऑफ वर्ल्ड। वो स्टॉकहोम वाला अगर आप जाके देखें ना, वो 3-3 साल का जो देते हैं, उसमें इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ वेपन्स। और पहले वो रशिया से लेता था, अब डिवर्सिफाई हो गया। अब कई, इजराइल का सबसे बड़ा क्लाइंट इंडिया है।
इंडिया जो 8-10 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है इसराइल के साथ, तकरीबन 70-80% हथियार का ही है। तो एंड इंडिया इज़ द मेजर इम्पोर्टर। सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इजरायली वेपन्स इज़ इंडिया। और फिर इटली से भी इंडिया चीज़ें ले रहा है, फ्रांस से तो रफाले ले ही रहा है, फिर दूसरी चीज़ें इंजन्स की बात हो रही है, अब कनाडा से भी बात होने लगी है आई थिंक फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट। सो इंडिया इज़ बाइंग अ लॉट ऑफ वेपन्स। मैं किसी जनरल साहब से बात कर रहा था एंड वो बड़े चिड़े हुए थे उस दिन, इतना चिड़े हुए थे कि शो नहीं कर सके हम लोग बिकॉज इंडिया पिस्टल्स भी, हैंड हेल्ड वेपन्स भी इंपोर्ट कर रहा है आजकल। तो उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि हम बात आत्मनिर्भरता की करते हैं लेकिन सब इंपोर्ट ही कर रहे हैं। तेजस इस तकरीबन 10 साल पीछे हो गया है तेजस का प्रोजेक्ट। तेजस 2 तो उसका मॉडल भी अभी तक फ्लाई नहीं हुआ है। तेजस 1 कुछ 30-40 है, वो पूरे ग्राउंडेड है ना अभी। सो दे डोमेस्टिक इश्यूज आर नॉट, फिर उनको दो फ्रंट पे चीज़ें चाहिए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना। सो दे हैव नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। और आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर के बाद दे हैव रियलाइज्ड के इंडिया हैज़ एन एयरफोर्स प्रॉब्लम। मैंने उसके ऊपर लंबा आर्टिकल भी लिखा। आई थिंक कोई मसला हो गया शायद। डॉक्टर साहब अभी ज्वाइन कर जाते हैं। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू हो गया। जी सॉरी डॉक्टर साहब, वो हाँ, आपने मुझे एग्जिट करवा दिया, एजेक्ट करा दिया प्लेन में से पायलट है। वो मैं पिक्चर्स करना चाह रहा था और आप हो गए वो। हाँ, अच्छा। तो वो जो मैं कह रहा था कि मैंने फ्रंटलाइन मैगजीन में एक लंबा आर्टिकल लिखा है अबाउट इंडियन एयरफोर्स की जो क्राइसिस हो रही है, डिलेज हो रहे हैं, ग्राउंड हो गए। इंडिया को चाहिए 42 स्क्वाड्रंस, उनके पास है अभी सिर्फ 29-30 के करीब हैं, वो भी थोड़े एक दो उसको उन्होंने ग्राउंड कर दिया है। सो दे आर इन सम इश्यूज। तो इसलिए वो रफाले ख़रीदने गए थे। आपने देखा कि मैसिव $40 बिलियन का रफाले ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद अनाउंस किया, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम हो गया क्योंकि रफाले इज़ नॉट गिविंग इंडिया कोड एक्सेस के। इंडिया के जो मिसाइलें बना रहा है वो चढ़ाना चाहते हैं वो रफाले के ऊपर, तो रफाले इज़ नॉट अलाउइंग दैट। तो इंडिया इज़ थिंकिंग के वाई आर वी बाइंग ए 4.5 जनरेशन फाइटर। स्टेल्थ नहीं है रफाले बाय द वे। तो डॉक्टर साहब आज मैं देख रहा था कि वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो नेवी चीफ की उनके आई थिंक जा रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि हमें बार बार कहते थे नेवी चीफ कि कब हमें मौका मिलेगा पाकिस्तान के खिलाफ। और नेवी जो है वो उसने पाकिस्तान की नेवी को इनसाइड द पोर्ट्स रखा, बाहर नहीं निकली, ये वो। तो डू यू रियली थिंक कि इंडिया इज इंटरेस्टेड कि अगली दफा नेवी को इस्तेमाल करना चाहता है? वो जस्ट एक क्वेश्चन मेरे जहन में है, मैंने कहा वहाँ से check किया। तो इंडिया की नेवी हैज़ नॉट रियली बीन टेस्टेड अभी तक। जो भी जंगें हुई हैं चाइना के ख़िलाफ़, तो एयरफोर्स भी एक्शन में नहीं आई थी ना। 62 की बात कर रहा हूँ। सो एयरफोर्स हैज़ कम इनटू एक्शन, आर्मी हैज़ कम इनटू एक्शन विद पाकिस्तान। जितनी भी जंगें हुई हैं, कारगिल में भी एयरफोर्स का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था। सो नेवी बेचारे मेरे एक अंकल बेचारे नेवी में थे इंडिया के, वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे पाकिस्तान में तो वो पैदल आए, ही एस्केप द प्रिजन, पाकिस्तान से प्रिजन एस्केप होके वो पैदल चल कर आए थे इंडिया। तो यस देयर वाज सम एक्शन। तो ये मैं 71 की जंग तब मैं बिल्कुल बचा था। ये बातें फैमिली में ना छुपा के रखते हैं इस तरह की चीज़ें कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर थे वगैरह। सो आई डोंट नो वेदर इट वाज 65 और 70। मेरे फादर से बड़े थे वो। मेरे फादर खुद मिलिट्री में थे, बट ही जॉइंड इन 62 की जंग के वक्त। सो ही वाज ऑन नागालैंड वगैरह, वो चाइना के ख़िलाफ़ लड़े हुए हैं फादर मेरे। बट आई थिंक कि मैं एक चीज़ देख रहा था, दुनिया में अब सिर्फ 4
मुल्क हैं जिनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 और मोर, जिसमें इंडिया इज़ वन ऑफ देम। तो इंडिया, चाइना, यूएस और फ्रांस है विथ 4 एयरक्राफ्ट। बरतानिया के पास भी नहीं है और कोई जापान के पास भी नहीं है। सो इंडिया इज, इन दैट सेंस आप कह सकते हैं इंडिया इज लाइक अ मेजर नेवी नाउ। और अगर अब जो बातें उन्होंने की हैं जो शांग्रीला डायलॉग में, अगर आप उसकी हेक्सेट की बात, ही इज़ बेसिकली सेइंग कि आप अपनी नेवी को डेवलप करें, हमारी नेवी से ज़्यादा कोऑपरेट करें, बिकॉज इफ़ दिस इज़ अबाउट इंडो पैसिफिक, तो आप इंडियन ओशन में आप सिक्योरिटी की लीडरशिप लें, दैट इज़ व्हाट इज़ ट्राइंग टू से। और इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम ये है ना कि वो जो नेकलेस कहते हैं, जो चाइना जो पोर्ट्स का जो नेकलेस बना रहा है, मालदीव्स में चाइना काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया है। फिर वो हम्बन टोटा पोर्ट उसके बाद 100 साल के लिए मिल गया है, 90+ ईयर्स के लिए, 99 ईयर्स। सो इंडिया को एक तरह से वो घेर रहा है फ्रॉम वहाँ से लेकर, जिबूती से लेकर, अगर आप देखें तो अगर बांग्लादेश तो एक तरह से इंडिया को घेर रहा है। सो इंडिया इफ़ इट नीड्स टू ब्लॉक आउट चाइना नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी, जिसमें इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है इन बिल्डिंग द नेवी, स्ट्रॉन्ग नेवी। सो मेरे ख्याल से बेचारे नेवी वाले कर रहे हैं, हम इतने तैयार बैठे हैं, हमको चांस ही नहीं मिल रहा कि कुछ करें। इन द नेक्स्ट एक्शन दे वांट देयर शेयर, विच मीन्स दैट दे विल अटैक कराची। यही हो है ना, कराची के पोर्ट को अटैक करेंगे या ग्वादार के पोर्ट को अटैक करेंगे। अगर ग्वादार की पोर्ट पे चाइनीज़ सिक्योरिटी है तो दे विल नॉट अटैक दैट, दे विल प्रोबेबली अटैक कराची। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, जापान जो है वो कह रहा है कि ये जो न्यू मिलिटरिज्म हो रही है, इसके ऊपर जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने शंग्रीला डायलॉग में बात की है कि जी चाइना हमें कहता है कि आप न्यू मिलिटरिज्म की बात कर रहे हैं, जबकि चाइना की अपनी ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है। और दूसरा ये है कि चाइना कहता है कि हर एक को कमज़ोर होना चाहिए, यही चाइना की सिक्योरिटी है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जापानीज़ क्यों इतने असर्टिव हो रहे हैं, टफ लैंग्वेज बोल रहे हैं? आपको लगता है ये आपको अनयूजुअल लग रहा है या ठीक है, ये ऐसे करते हैं पहले भी? सो वो एरिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना, वो मेन स्ट्रीम में आते नहीं है। हम लोग साउथ एशिया में ज़्यादा इनकी डिबेट्स नहीं सुनते। तो जब मैं साउथ कोरिया गया था सोल में, तो वो कॉन्फ्रेंस भरी हुई थी विद जापानीज स्कॉलर्स। और मज़े की चीज़ थी कि साउथ कोरिया को चाइना से उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना जापान से। एक छोटी सी आइलैंड है खमर, उस पर कोई नहीं रहता, उसके ऊपर ये 2 मुल्क अपने आप को इतना लाइक क्रेजी हो गए हैं कि पता नहीं। तो वहाँ पे मेरी काफ़ी बातचीत हुई थी। तो ये जो नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं, सो शी इज़ वेरी एग्रेसिव, और उसने जो है सो पहली बार जापान का कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करके दे आर नाउ बिल्डिंग ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। देखिए जापान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं है, बिकॉज ऑल दे आर, अभी तक उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उनको सिर्फ डिफेंसिव कैपेबिलिटीज की इजाज़त थी। कॉन्स्टिट्यूशन का विच हाँ, सेज हाँ जी हाँ। हाँ, तो अब वो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो दे आर थिंकिंग ऑफ हैविंग ए स्ट्राइक फाइटर, वो टाइफून्स खरीदना चाह रहे हैं, वो खुद अपना बनाना चाह रहे हैं। एंड देन दे आर आई थिंक ऑल्सो थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो खुद बना सकते हैं बहुत आसानी से शिपयार्ड्स। सो जापान इज ट्राइंग टू बिल्ड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, जिससे चाइना परेशान है एक। और दूसरी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से सारे मुल्क और इनसिक्योर हो गए अबाउट द यूएस। यस, सारे कह रहे हैं अपनी अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर। और ये पीट हेक्सेट की जो स्पीच थी, वो स्पीच सुने बाद, यू शुड बी ए फूल टू ट्रस्ट अमेरिका विल प्रोटेक्ट यू। बिल्कुल पीट हेक्सेट ने कह दिया भाई जंगल है, जंगल में आप अपना संभालिए, आई मे और मे नॉट हेल्प यू, ये पोजीशन है, हो गई है। सो जापान इज थिंकिंग कि वी कैन बी अ सुपर पावर, वी आर द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी या 3rd दुनिया की वो 4थी बड़ी इकोनॉमी है। वी कैन बी, हमारे पास मतलब कल्चर भी है ना उनका, मिलिटरिज्म का वगैरह। सो मेरे साथ मैं थोड़े चाइनीज़ टॉप जियोपॉलिटिशियन से मिला चाइना में। तो जब मैं इंडिया की बात कर रहा था, तो इंडिया एज अ राइजिंग पावर, वो ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे।
but they were very worried about Japan. हम्म, They said Japan has great potential to become a major power very quickly. हम्म, तो वो मुझे क्लियरली लगता कि चाइना सीज जापान एज ए बिगर थ्रेट और दे आर वेरी वरीड अबाउट इट कि ये जापान की जो अब आज़ाद हो गया ना इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग वेपन्स कैपेबिलिटीज़, टेक्नोलॉजिकली भी compete कर सकता है वो चाइना से, एंड सो द चाइनीज़ आर वेरी वरीड अबाउट जापान. तो उसकी जवाब में ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो न्यू मिलिटरिज्म हम कह रहे हो तो वो इट इज़ ए रिस्पॉन्स टू योर मिलिटरिज्म, यही कह रहा है. अगर आप ठंडे हो जाओ तो हम भी ठंडे हो जाएंगे. लेकिन चाइना कह रहा है भाई मैं तुम्हारे साथ ठंडा हो सकता लेकिन तुम ऐसा घुसे हुए हो अमेरिका में, अमेरिका को लेकर आ रहे हो, यू नो क्वाड भी है, स्क्वाड भी है, मिलिट्री अलायंस है बाकायदा. सो आई थिंक कि ये जो मुल्क हैं पूरे के पूरे एशिया के जो आउटर आइलैंड्स के बाहर के जितने भी ये सारे मुल्क हैं, जब तक वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग रखेंगे इट विल क्रिएट ए सिक्योरिटी डिलेमा. तो चाइना उनके अमेरिका के ताल्लुकात से डर के चाइना अपने आप को मजबूत कर रहा है और ये और चाइना से डर के फिर ये अमेरिका के पास भाग रहे हैं. सो दैट इज द सिक्योरिटी डिलेमा देयर इन एशिया. डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, ट्रम्प साहब को क्या मसला है, वो डील ही नहीं साइन कर रहे, सुने और प्रपोजल भेज दिए हैं, कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? ये तो लग रहा है कि चीज़ खराब हो गई है सारी, हम तो हफ्ता पहले समझ रहे थे डील हो गई है. तो पहले तो एक चीज़ ये है कि यहाँ के बिजनेसेस आर वेरी अपसेट. दे आर सेइंग कि अगर जुलाई तक ये बंद रहा तो इररिपेरेबल डैमेज होने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी को, इररिपेरेबल. मैंने इस पे एक शो किया जिसमें मैंने 3 वजूहात दिए जिसके मेरी नज़र में 3 रीजंस है कि ये साइन नहीं कर रहे. पहला रीज़न ये है कि ईरानियंस ने ही साइन नहीं किया, राइट, कि ये जो नेगोशिएशन, देखिए ईरान के अंदर काफ़ी टेंशन चल रहा है. IRGC इज ट्राइंग टू टेक ओवर एवरीथिंग. जो मॉडरेट्स हैं दे आर ट्राइंग टू पुश बैक. सो मॉडरेट्स आर ट्राइंग टू यूज दिस डील बाय मेकिंग ए गुड डील विद अमेरिका और IRGC इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. अमेरिका जितना ईरान पे हमला करेगा उतना IRGC इंटरनली मजबूत होगी. उसको जूते तो पड़ेंगे अमेरिका से बट इंटरनली इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू इट्स ओपोनेंट्स. तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अभी तक आयतुल्लाह खमेनी ने, मुश्तबा खमेनी ने अभी तक साइन ऑफ ही नहीं किया ऑन द ब्रॉड टर्म्स. दैट्स वन रीज़न. दूसरी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प डरे हुए हैं कि इन्होंने जो जो चीज़ें मजाक उड़ाई थी ना JCPOA की और ओबामा की कि तुमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे, इनको देना पड़ रहा है. वो 12 बिलियन तो रिलीज़ करना पड़ा है. क़तर ने रोक के रखा हुआ है. क़तर पे नेक्स्ट टाइम क़तर पे अटैक होगा देखना इफ इट डजंट रिलीज द मनी. सो व्हाट इज हैपनिंग इज ट्रम्प फंस गए हैं कि ही सेड यार जो जो चीज़ें मैंने ओबामा के बारे में कहा वो सारी चीज़ें मेरे बारे में कहेंगे क्योंकि मैं भी 12 बिलियन दे रहा हूँ हॉर्मुज़ खोलने के लिए. कह रहे हैं कि एक अजीब सी बात निकली हुई है कि ये 2 गधे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर एक इन्वेस्टमेंट फर्म बना रहे हैं $300 बिलियन का चाइना के लिए. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग रेपरेशंस दे आर सेइंग वी विल रेज मनी, जिसमें से वो पैसे कमीशन में ही बना लेंगे $3-4 बिलियन. एंड दे विल गो एंड आर्म ट्विस्ट करेंगे UAE का, कतर का, सऊदी अरेबिया के, आप इसमें डालो पैसे और वो खरीदेंगे पैसे, उसमें कमीशन ले लेंगे वो 3%, वॉट एवर दे टेक 1%. सो दैट इज प्रॉब्ली द इरानियंस आर सेइंग नो टू दैट. तो एक वो टेंशन चल रहा है ट्रम्प की दिमाग में कि मैं पैसे दिए बगैर कैसा खोलूं हॉर्मुज़, वो नहीं है. तीसरी चीज़ ये है कि उसको ओके नहीं मिल रहा इजराइल से. नेतन्याहू इज सेइंग कि ये क्या बकवास है, लाइक जितने भी प्रो इजरायली वॉइसेस हैं अमेरिका में ये सारे के सारे करंट डील के खिलाफ हैं. सो ही इज गॉट स्टक के मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के लिमिट्स ऑफ हिज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपको समझ में आ रही है यहाँ पर कि ही इज नॉट फुली फ्री टू मेक दिस डील. क्योंकि अगर वो डील कर लेते हैं तो खुद इजरायली लॉबी वाले भी और मैगा वाले भी इसको मारेंगे कि तुम पैसे इतने, अगर तुमको पैसे देना ही था ईरान को तो फिर JCPOA क्यों छोड़ा, उल्टा नुकसान हो गया. मैं जनरल बख्शी साहब को सुन रहा था अभी, इंडिया के वो मेजर जनरल रिटायर्ड, बहुत मज़े के आदमी है, बड़ी ज़बरदस्त मूछ वूछ है उनकी.
उनसे मैं कभी कभी बात भी करता हूँ। तो जनरल बख्शी साहब फ़ोन पे वो कह रहे थे कि मतलब ही थिंक्स कि यूएस हार गई है जंग बुरी तरह। ही से ये जो गए थे बीजिंग में, ये फातेह बन के जाना चाह रहे थे, लेकिन ये बीगी बिजली बन के गए हैं बीजिंग को डोनाल्ड ट्रंप, और वहाँ अंदाजा चल गया उसको। देखिए, ट्रंप को आदत नहीं है कि लोग क्रिटिसाइज उसको कैसा करते हैं। मैंने अमेरिका के 3 प्रेसिडेंट से मुलाकात की। एक बार बुश के साथ उसने मुझे एक तोहफा भी दिया, और क्लिंटन के साथ 2 बार, और दोनों बार आई हैड नो प्रॉब्लम डिसएग्रीइंग विथ हिम ऑन हिज फेस। वो मुझसे चिढ़ा नहीं, उससे मैंने उल्टा बहस की उसने। ठीक है, ट्रंप के साथ ऐसा नहीं होता। यू कांट डिसएग्री विथ। अगर आप जेडी वैंस भी है तो आप उसके साथ डिसएग्री नहीं कर सकते, उसकी चमचेगिरी करना पड़ता पहले 10 मिनट टू जरा भी इधर उधर हटने के लिए, राइट। सो ही इज नॉट यूज टू हियरिंग एनीथिंग क्रिटिकल। वो चाइना गया, उसको मेरे ख्याल से शी जिनपिंग ने सारी बातें सुना दी उसको कि हाउ द वर्ल्ड रियली सीज व्हाट इज गोइंग ऑन। इसे मैं बोला होगा शी जिनपिंग के, वी सी दैट यू आर स्टक देयर, वी सी दैट यू आर नॉट एबल टू अचीव योर मिलिट्री गोल्स in Iran, and we are quite happy with that बोला। so he is stuck। उसने जो वेनेजुएला के ऐसा समझा था ईरान 1 हफ्ते में कोलैप्स हो जाएगी, वो नहीं हुआ। इनको नाको चने चबा दिया है ईरान ने। लेट्स सी, आपकी बात सही है डॉक्टर साहब कि ये ईरान भी मेरा ख्याल है साइन नहीं कर रहा, और उसको भी आज़ादी नहीं मिल रही कि वो डील करे, और ट्रंप को पैसे भी देने पड़ रहे हैं, तो मुश्किल होती जा रही है उनके लिए। लेट्स सी क्या देखते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार खान। ठीक है।